गुड इवनिंग एवरीवन। सो पिछले क्लास में हम लोगों ने मास एनर्जी इक्विवेलेंस और कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग नए टॉपिक के पास जाने वाले हैं और ये टॉपिक काफ़ी लंबा होने वाला है, इसलिए हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं एक फ्रेश टॉपिक और इसका नाम है कोलिजन। So what is basically collision is? So collision is the process in which two or more bodies interact with each other to change their momentum and kinetic energy. So basically in this process two or more bodies interchange their kinetic energy and linear momentum। मतलब इसमें एक दूसरे के साथ ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट करते हैं और इंटरेक्ट करने के बाद ये अपना काइनेटिक एनर्जी और लिनियर मोमेंटम इंटरचेंज करने का काम करते हैं। इंटरेक्शन, आफ्टर देयर इंटरेक्शन देयर इंटरचेंज देयर काइनेटिक एनर्जी एंड लिनियर मोमेंटम, आपस में ही करते हैं। ठीक है, बेसिकली ये दो टाइप का होता है, एक होता है इलास्टिक कोलिजन और दूसरा होता है इनइलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन दो कोलिजन के टाइप्स हुए। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, तो बेसिकली ऑल द एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। इन इलास्टिक कोलिजन ऑल द एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, वेयर इन इनइलास्टिक कोलिजन द काइनेटिक एनर्जी डज नॉट रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक है, अगर हम परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की बात करें, ठीक है, तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहता है। टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहता है, मतलब अगर ये U1 है, ये V1 है और अगर ये कोलाइड करते हैं, सॉरी U2 है, अगर ये कोलाइड करते हैं V1 V2, in that case the kinetic energy is going to remain conserved throughout. And in perfectly inelastic collision, the kinetic energy does not remain conserved, but after the collision both the bodies stick together। ठीक है, दोनों बॉडीज एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं और चिपकने के बाद दोनों साथ साथ मूवमेंट करते हैं, साथ साथ मोशन में आते हैं। मतलब टकराने के बाद देयर इज नो रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स और द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स बिकम्स जीरो, सो दैट इज कॉल्ड द परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, हम लोग दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, वो भी किस में, तो वन डायमेंशन में। ठीक है, पर चाहे वहाँ पे उसके पहले हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलास्टिक कोलिजन। प्रॉपर्टीज ऑफ इलास्टिक कोलिजन, द फर्स्ट एंड important property that kinetic energy remains conserved। kinetic energy remains conserved। दूसरा total energy, sorry, linear momentum remains conserved। ठीक है, linear momentum भी कंजर्व्ड रहता है। तीसरा काइनेटिक एनर्जी हो गया, लिनियर मोमेंटम हो गया, टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड।
और चौथा हो गया ऑल द फोर्सेस acting in the collision must be conservative। अगर इलास्टिक कोलिजन है तो सारे के सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव होने चाहिए, दूसरे टाइप के फोर्सेस यहाँ पे नहीं अलाउ है। मतलब all the forces has to be conservative. If the forces are conservative, then and then only the elastic collision is possible, because we are talking about that kinetic energy is conserved, and if suppose there is a frictional force, then how the kinetic energy is going to be conserved? So the forces has to be a conservative one, otherwise elastic collision is not possible। ठीक है, चलते हैं आगे 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 चलते हैं, 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 और सीधे हम लोग आते हैं इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। एक डायमेंशन के अंदर इलास्टिक कोलिजन, वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। उसके लिए हम लोग लेते हैं दो ऑब्जेक्ट्स जिसका मास है m1 और m2, वेलोसिटी है u1 और u2, फाइनल वेलोसिटी है v1 एंड v2, मास है m1 एंड m2, और दोनों इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और गिवन है कि u1 मस्ट बी ग्रेटर देन u2। इसको हम लोग हेड ऑन कोलिजन भी कहते हैं। इट इज हेड हेड एकदम पूरा हेड टू हेड, एकदम हेड टू हेड कोलिजन हो रहा है, तो इसको हम लोग हेड ऑन कोलिजन भी कहते हैं। ठीक है, सो दैट इज इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इसमें हेड ऑन कोलिजन हुआ, फर्स्ट ऑब्जेक्ट आके दूसरे ऑब्जेक्ट को हिट किया, हिट करने के बाद उनका वेलोसिटी हो गया v1 एंड v2। तो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना यहाँ से। I can write since the collision is elastic, collision कैसा है तो इलास्टिक है, और since the collision is elastic क्या कंजर्व्ड होगा, तो मोमेंटम हैज टू बी कंजर्व्ड। ठीक है ना, तो since the collision is elastic momentum will be conserved, मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। अगर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा मतलब m1 u1 प्लस m2 u2 शुड बी इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, और हम लोग यहाँ पे कॉमन लेते हैं m1 को, तो क्या हो जाएगा u1 माइनस v1 इक्वल टू m2, कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा v2 माइनस u2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है किसी को। आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़े तो भाई काइनेटिक एनर्जी भी तो कंजर्व्ड रहता है, क्योंकि ये हमारा इलास्टिक कोलिजन है, और क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहेगा। अब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहेगा तो हो जाएगा 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। हाफ 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 साफ, तो हमारे पास बच गया m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। ठीक, और m1 कॉमन ले लेते हैं तो u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू m2 कॉमन ले लेते हैं तो v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ठीक, इसको लिख सकते हैं m1 u1 माइनस v1 इंटू u1 प्लस v1 इक्वल टू m2 v2 माइनस u2 इंटू v2 प्लस u2। कुछ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना, यहाँ तक तो एकदम मस्त चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए। अब अगर ये दो इक्वेशंस आ गए तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ये इक्वेशंस। इसको मैं किनारे में लिख लेता हूँ क्योंकि मेरे को इसको जरूरत पड़ेगी।
और नहीं इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे चलता है, ठीक है। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 1, तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं भाई। तो हमारा हो गया m1 u1 माइनस v1 इंटू u1 प्लस v1 शुड बी इक्वल टू m1 v2 माइनस u2 इंटू v2 प्लस u2 डिवाइडेड बाई m1 u1 माइनस v1 m2 v2 माइनस u2। तो क्या आ गया हमारा, तो u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2 और आई कैन राइट u1 माइनस u2 शुड बी इक्वल टू v2 माइनस v1। ये क्वेश्चन नंबर 3, इसको हम लोग लिख लेते हैं। अब ये इक्वेशन 3 हमको क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 3 हमको क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। सो व्हाट वी आर गेटिंग स्पेशली बेसिकली, ये था हमारा u1, ये था u2। तो u1 माइनस u2 क्या हो गया, तो इसको लिख सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, मतलब u1 कितने वेलोसिटी से u2 के पास आ रहा है, और हो गया ये v1, ये हो गया v2, हमारा है v2 माइनस v1। तो v2 माइनस v1 क्या हो गया, तो v2 कितने वेलोसिटी से दूर जा रहा है, एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है, तो हमको मिल क्या रहा है बेसिकली, u1 माइनस u2 इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, while v2 minus v1 is called relative velocity of separation. So from these two logic, what basically we are getting here, that relative velocity of approach should be equal to relative velocity of separation। एक हमारा फॉर्मूला आ गया किस केस में, तो हमारा इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन के केस में। In case of elastic collision in one dimension, the relative velocity of separation should be equal to the relative velocity of approach. That is one of formula we are getting over here। ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया। अब चलते हैं आगे, ये तो भी झांकी है, फिल्म बाकी है। तो कैसे फिल्म बाकी है भाई, तो यहाँ से एक इक्वेशन लेके आते हैं, v2 इक्वल टू u1 माइनस u2 प्लस v1। इसको इक्वेशन नंबर 4 करके लिख लेते हैं, तो हमको बहुत काम आएगा। ठीक है, तो चलते हैं, कहाँ पे चलना है, हमको v2 और v1 निकालना है। बेसिकली हमको कोलिजन के बाद का वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। ठीक, तो यहाँ पे हमको क्या रहा है, v2 इक्वल टू v1 सॉरी u1 माइनस u2 प्लस v1। ठीक है, और इसको क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। आपके पास इक्वेशन 1 होगा, उसमें हम लोग ये वैल्यू पुट करते हैं, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था, तो m1 v1 माइनस u1 सॉरी u1 माइनस v1 शुड बी इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। ठीक है ना, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं v2 का, m1 u1 माइनस, या इसको मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, m1 u1 माइनस m1 v1 शुड बी इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2। या बेसिकली v2 की वैल्यू पुट करते हैं, v2 की वैल्यू क्या है, तो u1 माइनस u2 प्लस v1 माइनस m2 u2।
m2u1 माइनस m2u2 प्लस m2v1 माइनस m2u2। ठीक, ये हो गया हमारा m2u1 प्लस m2v1 माइनस 2 m2u2। ठीक है, और इधर हो गया m1u1 माइनस m1v1। अब u1 और v1 u1 u2 v1 v2 को किनारे कर लेते हैं, तो हो जाएगा m1u1 माइनस m2u1 प्लस 2 m2u2 शुड बी इक्वल टू m1v1 प्लस m2v1। ठीक है, यहाँ पे हम लोग u1 कॉमन ले लेते हैं, तो कि m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस 2 m2u2। यहाँ पे v1 कॉमन ले लेते हैं, तो हो गया m1 प्लस m2। तो v1 का वैल्यू क्या हो गया, m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस 2 m2u2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये हमारा v1 का वैल्यू आ गया। इसको हम लोग किनारे में कहीं लिख लेते हैं, क्योंकि इसको हमको ज़रूरत पड़ने वाला है। तो v1 इक्वल टू m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस 2 m2u2 बाई m1 प्लस m2। ठीक है, ये हमारा v1 का वैल्यू आ गया। तो एक वैल्यू तो हमारा आ गया, दूसरे वैल्यू के पीछे चलते हैं भाई। ठीक है, एक वैल्यू आ गया, तो अब हम लोग दूसरे वैल्यू के पीछे चलते हैं। ठीक, नाउ इस क्वेश्चन नंबर हमारा था 4th। ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ v1 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में v1 का वैल्यू पुट करते हैं, तो v2 इक्वल टू क्या हो गया, तो u1 माइनस u2 प्लस v1 हो गया m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस 2 m2u2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक, तो ये हो गया हमारा m1u1 माइनस m1u2 प्लस m2u1 माइनस m2u2 प्लस m1u1 माइनस m2u1 प्लस m2u2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है ना, एलसीएम लिए तो मल्टीप्लाई हो गया। कुछ कट रहा है क्या, जो कुछ कट रहा है उसको काट देते हैं। एक ये कटते हुए दिख रहा है, और कुछ कट रहा है क्या, देखते हैं। m1u1 तो कितना हो गया, 2m1u1 2m2u2 माइनस m2u2, तो हो गया m2u2 माइनस m1u2 प्लस 2m1u1 बाई m1 प्लस 2। तो इसमें हम लोग m2 माइनस m1 u2 कॉमन ले लेते हैं, प्लस 2 m1u1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये हो गया v2 का वैल्यू, या v2 को हम लोग लिख सकते हैं m2 माइनस m1 इंटू u2 बाई m1 प्लस m2 प्लस 2 m1u1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2।
ये हमारा V2 का वैल्यू हो गया, वो हमारा V1 का वैल्यू हो गया। तो V2 को भी इधर कहीं किनारे में दिख लेते हैं, काम पड़ेगा। तो हो गया M2 माइनस M1 इंटू U2 प्लस 2M1 U1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 बाई M1 प्लस M2। ये दो इक्वेशन हमारा आ गया, यानी V1 और V2 का वैल्यू हमको निकल गया। ठीक है, जो कि हमको फाइंड करना था V1 और V2 का वैल्यू, वो हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, बट सम स्पेशल केसेस ऑल्सो अराइजेज हियर। कुछ केसेस आ जाते हैं जिसको हम लोग स्पेशल केसेस के नाम से जानते हैं, वो कुछ हम लोग वापस यहाँ से पहुँच जाते हैं। तो ये स्पेशल केसेस क्या कहते हैं, व्हाट आर दीज स्पेशल केसेस? ठीक है, सो लेट अस गो फॉर दीज स्पेशल केसेस। Okay, so let's go for these special cases. If both the objects, पहला केस, have same mass, अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास सेम है, that is M2 इक्वल टू M1 इक्वल टू M। ठीक, तो इस केस में V1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो V1 का वैल्यू हो जाएगा M1 U1। अब इसको देखिएगा, M1 को M कर देते हैं, M2 को भी M कर देते हैं इंटू U1 प्लस 2M U2 डिवाइडेड बाई M प्लस M। V1 के वैल्यू में पुट कर दिए, M 0 तो हो गया 2M U2 डिवाइडेड बाई 2M कैंसिल, तो आ गया V1 इक्वल टू U2। ठीक है, सिमिलरली V2 की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो M माइनस M इंटू U2 प्लस 2M U1 बाई M प्लस M, तो हो गया 2M U1 डिवाइड बाई 2M कैंसिल, तो V2 इक्वल टू आ गया हमारा U1। ठीक है, मतलब हमको मिल क्या रहा है भाई, अगर दोनों ऑब्जेक्ट का मास सेम है तो क्या बोल रहा है, V2 इक्वल टू U1। वेलोसिटी हम लोग देख सकते हैं, V2 यानी ये जो सेकेंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को बराबर हो जाता है, ये नहीं हो रहा है। और जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो सेकेंड वेलोसिटी के ऑब्जेक्ट के इनिशियल वेलोसिटी के बराबर हो जा रहा है। यानी हो क्या रहा है बेसिकली, तो बेसिकली बोथ द ऑब्जेक्ट्स इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज। both objects interchange their velocities। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स अपने वेलोसिटीज को इंटरचेंज करने का काम कर रहे हैं, और यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। कब? अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास सेम रहा तो। ठीक है, बस चलते हैं आगे। ओहो, सिट गड़बड़ हो गया, फॉर्मूला ही डिलीट कर दिया मैंने, तो फॉर्मूला कौन याद रखता है। ठीक है, वेट। चलिए, फॉर्मूला लिख लिया मैंने, आगे चलते हैं। सेकेंड केस, व्हेन टारगेट बॉडी इज इन रेस्ट
जब टारगेट बॉडी को रेस्ट में मान लेते हैं, यानी ये हमारा टारगेट बॉडी है M2 M1 और U2 को हम लोग ले लेते हैं 0, ठीक है। तो V1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो M1 माइनस M2 इंटू U1 प्लस 2 M2 U2 की वैल्यू 0 बाई M1 प्लस M2। तो V1 का वैल्यू हो जाएगा हमारा M1 माइनस M2 इंटू U1 बाई M1 प्लस M2। ठीक है, तो ये हो गया V1 का वैल्यू। नाउ लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ V2 ओवर हियर। तो V2 इक्वल टू हो जाएगा M2 माइनस M1 इंटू U2। तो M2 माइनस M1 M2 माइनस M1 इंटू U2। U2 का वैल्यू क्या है, तो U2 की वैल्यू तो 0 है, प्लस 2 M1 U1 बाई M1 प्लस M2, ठीक। तो क्या हो गया 2 M1 U1 बाई M1 प्लस M2। ये हो गया वैल्यू किसका, तो V2 का, ठीक है। सो ये हमारा दूसरा केस हो गया। जब टारगेट बॉडी ही रेस्ट में है तो V1 का वैल्यू ये हो जाएगा और V2 का वैल्यू ये हो जाएगा सिंपली, ठीक। नाउ इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि इस पे बेस पे हम लोग भी फिर से इक्वेशन है। तो ये M1 माइनस M2 इंटू U1 बाई M1 प्लस M2 और V2 का वैल्यू होता है 2 M1 U1 बाई M1 प्लस M2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, दो और कंडीशन आ गया हमारे पास। अब इसके बेस पे हम लोग को और कंडीशन आने वाले हैं, ठीक। नाउ सेकंड का एक और केस 2 का A, इफ फर्स्ट बॉडी मास is very large compared to second। अगर पहले बॉडी का मास बहुत ज़्यादा लार्ज है दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में, उस केस में V1 का वैल्यू क्या आएगा, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं M1 इज वेरी ग्रेटर देन M2। तो V1 का वैल्यू क्या आ गया, तो ये आ जाएगा M1 U1 बाई M1। समझ रहे ना। अगर मानो इस टाइप से सिचुएशन है, ये M1 है ये M2 है, क्योंकि M1 का मास M2 से काफ़ी ज़्यादा है, तो V1 का वैल्यू क्या आ गया E1। दैट मीन्स जो फर्स्ट बॉडी होगा वो अपने ओरिजिनल वेलोसिटी से चलता जाएगा। इफ द mass of the first body is very large compared to the second body, in that case the first body will continue to move with its own velocity, अपने वेलोसिटी से ये आगे चलते जाएगा, ठीक है। सेकेंड सर ये तो V1 हो गया, V2 भी तो निकालना है। V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2 M1 U1 बाई M1, M1 कैंसिल, तो V2 इक्वल टू हो गया 2 U1। यानी ये जो है ये अपने वेलोसिटी को फॉलो करेगा, U1 मस्ट बी इक्वल टू V1, बट इसका जो वेलोसिटी होगा वो 2 टाइम्स हो जाएगा किसका, तो U1। ये U1 के वेलोसिटी के दोगुने वेलोसिटी से जाएगा, वो अपने ओरिजिनल वेलोसिटी से चलता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट केस
the next case is when mass of the second body is very very greater than the first body. In that case the v1 should be equal to m1 माइनस m2, m1 की वैल्यू तो है नहीं, तो ये हो जाएगा m2 u1 बाई m2। तो ये क्या गया, v1 शुड बी इक्वल टू माइनस u1, यानी अब सिचुएशन उल्टा हो गया है, क्योंकि m2 है m1 से काफ़ी लार्ज है। तो बोल रहा है कि m1 का जो वेलोसिटी होगा, मतलब ये जाएगा तो u1 वेलोसिटी से और टकरा के उसी वेलोसिटी से वापस भी आ जाएगा, जिस वेलोसिटी से गया उसी वेलोसिटी से वापस आ जाएगा। और v2 क्या हो जाएगा, तो v2 इक्वल टू हो जाएगा 2m1 u1 बाई बाई m2। अब m1 ऑलरेडी स्मॉल है और उसको हम m2 से डिवाइड कर रहे हैं तो और ज़्यादा स्मॉल हो गया। डेट मीन्स जो सेकेंड बॉडी का वेलोसिटी होगा वो लगभग 0 के बराबर हो जाएगा। मतलब ये तो जाके इसको हिट करेगा, लेकिन लार्जर बॉडी का कोई इफेक्ट नहीं होगा और स्मॉलर बॉडी फिर अपना ओरिजिनल वेलोसिटी से वापस जिस डायरेक्शन में आया था उसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगा। तो ये हमारा होगा जब, ये हमारा दूसरा केस हो गया, ठीक है। नाउ थर्ड केस, सर ये हमारे बाकी केसेस यही हो गए, इससे ज़्यादा हम लोग केसेस की जरूरत नहीं है, ठीक है। और भी केसेस हम ले सकते हैं अपने शिक्षा के अनुसार है, ठीक है, हम जैसे चाहें वैसे केसेस बना सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज केसेस। और ये हमारा कोलिजन इन वन डायमेंशन कंप्लीट हो गया। अब इक्वेशंस आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन होगा तो इसके फॉर्मूला के बेस पे इजीली बन जाते हैं, इसमें हमको कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं होता, इजीली हमारे क्वेश्चंस इसमें सॉल्व हो जाएंगे। सो वी डू नॉट हैव टू टेक एनी टेंशन रिगार्डिंग द वन डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन, क्योंकि जो वन डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन में क्वेश्चंस वैसे टफ नहीं आते हैं। जो क्वेश्चन टफ आते हैं दैट इज इन वन डायमेंशन इन इलास्टिक कोलिजन और टू डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन, बट एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो इस पर हम ध्यान देंगे। अगले क्लास में हम लोग जब मिलेंगे तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। तो कल हम लोग इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन स्टार्ट करेंगे। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग दीज टॉपिक्स, ओके।